ईरान युद्ध में रूस चीन की एंट्री, खाड़ी की जंग और विध्वंसक हुई। Oh my God! तेहरान की ताबड़तोड़ स्ट्राइक जारी, अमेरिका का बारूद ईरान पर भारी। ईरान यूएस युद्ध का लगातार विस्तार, पश्चिम एशिया में अब आर या पार। जंग कब तक चलेगी कुछ नहीं पता, क्या महाविनाश का टाइम आ गया? नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त पश्चिमी एशिया के जंगी मैदान पर टिकी हैं। हर कोई जानना चाहता है कि ईरान अमेरिका के बीच छिड़ा युद्ध आखिर कब रुकेगा। क्या ईरान अमेरिका युद्ध भी रूस यूक्रेन और इजराइल हमास वॉर की तरह कई साल तक लंबा खिंचने वाला है? क्या इस युद्ध पर ब्रेक लगने के कोई आसार नजर नहीं आते? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त सरेंडर की धमकी दी है। ट्रंप ने कुछ देर पहले कहा है कि आज रात ईरान पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। लेकिन क्या तेहरान वॉशिंगटन की धमकी के आगे झुकने वाला है? बड़ा सवाल यह है कि ईरान ट्रंप की धमकी के सामने सरेंडर नहीं करता तो उसके पास दूसरे विकल्प क्या हैं? इस वॉर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए। इजराइल अमेरिका के खिलाफ तेहरान ने पूरी ताकत झोंक दी है। तेहरान अपने आसपास उन सभी देशों पर हमले तेज कर रहा है जहां अमेरिका की सैन्य बेस हैं या जहां से ईरान के शहरों पर अमेरिका और इजराइल लगातार बारूद बरसा रही हैं। ईरान की तरफ से दुबई और अबू धाबी में ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक हुए हैं। इसके अलावा ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव में भी हमले किए हैं। तेहरान ने शनिवार को दुबई एयरपोर्ट पर बड़ा हमला किया। तेहरान के अटैक के बाद एयरपोर्ट पर धुआं उठता देखा गया। दहशत में लोग इधर उधर भागते दिखे। ईरानी हमलों के मद्देनजर दुबई एयरपोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। सभी फ्लाइट्स को दूसरे एयरपोर्ट्स पर डाइवर्ट किया गया है। इसके साथ ही ईरान ने इराक के बसरा में एक अमेरिकी कंपनी पर ड्रोन अटैक किया। ड्रोन के हमले के बाद कंपनी की बिल्डिंग में भीषण आग की लपटें उठती देखी गईं। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने भी राजधानी तेहरान में भीषण बमबारी की है। तेहरान के कई इलाकों को नेस्तनाबूद किया है। इसके अलावा अमेरिका ने अपनी आक्रामकता बढ़ाते हुए अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की भी पश्चिमी एशिया में तैनाती कर दी है। अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज बुश जल्द भूमध्य सागर में पहुंचने वाला है। अभी यूएसएस जेराल्ड फोर्ड वहां मौजूद है। इसके अलावा अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन भी तैयार खड़ा है। Tonight will be our biggest bombing campaign and will do the most damage to the Iranian missile launchers, the factories that build the missiles, and we are substantially degrading them. बढ़ते हमलों और तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त सरेंडर की धमकी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा है, ईरान के साथ बिना शर्त सरेंडर के सिवाय कोई डील नहीं होगी। हमारी शर्तों के हिसाब से ईरान के लीडर का चुनाव होगा। ईरान को आर्थिक रूप से पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, बेहतर और मजबूत बनाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या ईरान ट्रंप की बिना शर्त वाले सरेंडर की धमकी को मानेगा? क्या तेहरान अमेरिका की शर्तों के हिसाब से इस युद्ध को रोकने के लिए तैयार होगा? ईरान ट्रंप की धमकियों से डरने वाला है, इसके अभी तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि बिना किसी शर्त ईरान को सरेंडर करना होगा, लेकिन ईरान सरेंडर करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ईरान इस लड़ाई में लगातार आगे बढ़ता नजर आ रहा है, वो भी हमले कर रहा है, पर यह भी देखना होगा कि कब तक ईरान इस लड़ाई को लड़ पाएगा, क्योंकि उसके पास हथियार सीमित है।
जबकि अमेरिका और इजराइल बड़े पैमाने पर इस लड़ाई की तैयारी कर चुके हैं। ईरान सरेंडर के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, तो क्या ये युद्ध भी लंबा खिंचने वाला है, या फिर जिस तरह जून 2025 में ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल ने 12 दिन तक स्ट्राइक की और बाद में युद्ध विराम किया, इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। इस बीच दुनिया भर के सामरिक और रणनीतिक जानकार ईरान अमेरिका युद्ध का अपने अपने नजरिए से विश्लेषण कर रहे हैं। उन्होंने अब तक के युद्ध की स्थिति देखने के बाद 3 संभावनाएं जाहिर की हैं। इसमें पहली संभावना यह है कि ईरान में जो शासन चल रहा है वो लगातार चलता रहेगा और आने वाले वक्त में खुद को और मजबूत करेगा। दूसरी संभावना यह है कि ईरान का अंजाम भी वेनेजुएला जैसा हो। इसका मतलब यह है कि सरकार बनी रह सकती है, लेकिन नई लीडरशिप सामने आ सकती है। ये लीडरशिप पहले से कम आक्रामक होगी और ट्रंप प्रशासन के साथ डील करने को तैयार होगी, यानी इसे अमेरिका की कठपुतली सरकार भी कहा जा सकता है। तीसरी संभावना है कि अमेरिका लगातार हमले कर तेहरान को बर्बाद कर मौजूदा शासन को उखाड़ फेंके। हालांकि इसके बाद भी ईरान और पश्चिमी एशिया के इलाके में अमन और शांति आना संभव नहीं है, क्योंकि इसके बाद ईरान में गृह युद्ध भड़कने की आशंका है। क्योंकि आबादी के हिसाब से ईरान में 50% फारसी है। इसके अलावा बलोच, अरब, कुर्द और अरेजी माने जाते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि विदेशी ताकतें इन समुदायों को हथियारों से लैस कर सकती हैं और अगर ऐसा होता है तो ईरान गृह युद्ध की आग में झुलस सकता है। अमेरिका ने कुर्द फोर्सेस को हथियारों से लैस करने की रणनीति भी बनाई थी, हालांकि कुर्दों की तरफ से इनकार कर दिया गया। अब सवाल यह है कि इन तीनों में से कौन सी संभावना सबसे ज्यादा प्रबल लगती है। एक्सपर्ट्स ने अपने एनालिसिस में इसका भी जवाब दिया है। यह जवाब ऐसा है जो अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ाने वाला है। जिस तरह से ईरान अमेरिका और इजराइल को जंग में जवाब दे रहा है, उससे साफ है कि ईरान अब आर्या पार को तैयार है। ईरान अमेरिका के आगे झुकने वाला नहीं है। वो अब इस युद्ध का निर्णायक अंजाम चाहता है। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अमेरिका ईरान में मौजूदा शासन को उखाड़ने में नाकाम रहेगा। तेहरान में मौजूदा शासन राज करता रहेगा, क्योंकि अभी भी ईरान के मौजूदा शासन को करीब 20% आबादी का समर्थन हासिल है। ये आबादी ऐसी है जो सत्ता में बने रहने के लिए जान देने को तैयार है। इसकी वजह यह है कि ईरानी समाज में मौजूदा सरकार की जड़ें काफी गहरी हैं, क्योंकि सारी परेशानियों के बावजूद मौजूदा सत्ता ने ईरान में हेल्थ केयर, एजुकेशन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अच्छी सुविधा दी है। हालांकि अमेरिका ने ऐसा नहीं सोचा था। ट्रंप को लगता था कि ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई के खात्मे के बाद ईरान घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ईरान ने और ताकत के साथ अमेरिका को जवाब दिया। ईरान लगातार कह रहा है वो अमेरिका के आगे झुकने वाला नहीं है। We, the people of Iran, clearly declared that on this path we will either achieve victory or reach martyrdom. And for us, both are honor and happiness. ईरान का संकल्प और अमेरिका की जिद को देखकर नहीं लगता कि ये युद्ध अभी जल्द रुकेगा। युद्ध के लंबा खिंचने के आसार हैं। वो अपने उन रॉकेट्स और ड्रोन्स को जहां तक पहुंच सकता है वहां पहुंचाए, वहां स्ट्राइक करे, चाहे वो यूएस बेसेस हों या ना भी हों। सबसे बड़ी बात होगी कि वो एक न्यूज़ क्रिएट करे कि कमज़ोर ज़रूर हूं, टूटा नहीं। और यूएस के जिस दिन बॉडी बैग्स बढ़ गए तो आप समझ लीजिए ये सरेंडर अपने आप टॉक्स में बदल जाएगा। युद्ध लंबा खिंचने की आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि अप्रत्यक्ष तौर पर रूस और चीन भी इसमें कूद गए हैं। शनिवार को भी ईरानी राष्ट्रपति और रूसी प्रेसिडेंट पुतिन के बीच बातचीत हुई है। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को तेहरान को ऐसी मदद दे रहा है जिससे उसे अमेरिकी टारगेट्स पर अटैक करने में सहायता मिल रही है। वहीं सीएनएन की एक रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि चीन भी इस लड़ाई में ईरान को वित्तीय मदद कर रहा है। वहीं चीन वित्तीय मदद के साथ साथ मिसाइल के स्पेयर पार्ट भी ईरान को मुहैया करा रहा है। फिलहाल लगता यह है कि ट्रंप बिना सोचे समझे इस युद्ध में कूद गए हैं। अब उन्हें भी नहीं पता कि युद्ध से बाहर कैसे निकलना है, क्योंकि युद्ध में ईरान ने उनकी उम्मीद से उलट पलटवार किया है। Oh my God.
क्या पश्चिम एशिया में उठ रही जंगी लपटों की आंच आपके किचन तक आ गई है? यह सवाल आज तब उठा जब घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में तेल कंपनियों ने इजाफा किया। तेल कंपनियों ने घरों में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर के दामों में 60 रुपए की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपए महंगा हो गया। अब सवाल यह है कि क्या पश्चिम एशिया में जारी तनाव की वजह से गैस के दाम बढ़े हैं? क्या देश में तेल और गैस की किल्लत होने वाली है और इस संकट को देखते हुए ही कंपनियों ने गैस की कीमतें बढ़ाई हैं? क्या पश्चिम एशिया में बरस रहे बारूद के साथ दुनिया में तेल गैस के संकट का बम भी फूटने वाला है? क्या ईरान अमेरिका युद्ध दुनिया में महंगाई बम फोड़ने वाला है? एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी के बाद देश में ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं। एलपीजी सिलेंडर के दामों में तेल कंपनियों ने इजाफा किया तो विपक्ष सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आया। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथों में सिलेंडर थे और महंगाई के डोज वाले कटआउट भी थे। मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ रहे तनाव का असर सीधे भारत में और भारत के घरों की रसोई में पड़ रहा है, क्योंकि सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि हो गई है। घरेलू सिलेंडर 60 रुपए लगभग महंगा हो गया है और कमर्शियल सिलेंडर की बात की जाए तो 115 रुपए महंगा हो गया है। कांग्रेस पार्टी सड़क पर है और आप देख सकते हैं किस तरीके के कटआउट लेकर के इस सिलेंडर की महंगाई का, बढ़ी हुई कीमतों का विरोध किया जा रहा है। गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के जरिए विपक्ष ने सरकार के खिलाफ महंगाई को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पोस्ट किया है कि जंग होने पर सब चंगासी वाली दावेबाज मोदी सरकार, पर्याप्त तेल गैस फर्टिलाइजर मुहैया कराने में लाचार। कांग्रेस के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एलपीजी दामों में इजाफा और महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ निशाना साधा है। जब जाएंगे भाजपाई तभी घटेगी महंगाई, जब तक भाजपाई नहीं जाएंगे तब तक महंगाई घटने का नाम नहीं लेगी। गतकाल 60 টাকা গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে, তার আগে 3 দিন আগে 49 টাকা বাড়িয়েছে। हे घडणार ते घडणार ते घडणार असं सांगून नागरिकांच्या मनामध्ये भीती आणि संभ्रम तयार करणं हे देशाच्या आणि समाजाच्या हितात नाही। गैस सिलेंडर के बढ़े दामों पर राजनीति के बीच सवाल ये है, क्या पश्चिम एशिया में जारी तनाव की वजह से ही तेल कंपनियों ने एलपीजी के दाम बढ़ाए हैं? क्या तेल कंपनियों के पास गैस तेल के स्टॉक में कमी आ रही है? माना जा रहा है कि गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी के पीछे कई फैक्टर जिम्मेदार हैं, जैसे ईरान युद्ध की वजह से कतर में एलएनजी का उत्पादन रुक गया है, जिससे दुनिया में गैस सप्लाई प्रभावित हुई है। यूरोप में भी प्राकृतिक गैस की कीमतें पिछले एक हफ्ते में 65% तक बढ़ी हैं। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध की वजह से वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दबाव है। कच्चे तेल और गैस की सप्लाई पर तनाव का असर पड़ा है, जिससे कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है। हमारी सप्लाई चेन, जो रसद की सप्लाई लाइन है, अगर उस सप्लाई लाइन पर किसी तरह का दबाव आता है तो हमारे पास ये चीज़ें आपूर्ति प्रभावित होगी और इसका अल्टरनेटिव डेवलप करने में टाइम लगा। भले ही अभी आज भारत के पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, लेकिन अगर आप अपने रिजर्व से चीज़ों को खर्च करने जा रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं न कहीं सप्लाई लाइन में संकट है, भविष्य में संकट इसके आ सकते हैं। तो ये है, और आपूर्ति कम होगी और पूरी दुनिया में सबको मालूम है कि भाई इसकी सप्लाई कम हो रही है, डिसरप्शन है, तो आप अल्टरनेटिव सोर्स के पास भी जाएंगे ना, तो वो भी रेट जो है आपको बढ़ा के देंगे। तो पेट्रोलियम पदार्थों के रेट बढ़ने की जो है आशंका है अगर युद्ध लंबा खींचेगा तो। हालांकि शुक्रवार को सरकार और तेल कंपनियों की तरफ से कहा गया था कि देश में गैस और तेल का पर्याप्त स्टॉक है। इस बीच सरकार ने भी रिफाइनरीज को एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए थे, लेकिन सारे दावों और इंतजाम के बीच जनता को महंगे सिलेंडर का झटका लगा है। गैस का यूज़ तो होता ही है, कुकिंग गैस का, तो जब गैस के रेट बढ़ेंगे तो सबके बजट पे फ़र्क पड़ेगा। अभी 60 रुपया बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो इससे चाहे हम हो चाहे छोटी जो काम करने वाले घरों में है, सब पे अपने अपने तरीके से फ़र्क तो पड़ेगा ही। मिडिल क्लास के लिए तो काफ़ी भार है, क्योंकि हम लोग की इतनी सैलरी भी नहीं होती है। 10,000 रुपये सैलरी, उसमें क्या घर का खर्चा चलाएं। 891 का था और 950 प्लस हो गया है,
तो दिक्कतें तो बहुत हो गई। 60 रुपये बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया इन लोगों ने। हमारा गरीब आदमी फिर वही चूल्हे पे आ जाएगा बेचारा, क्या करेगा? सिलेंडर इतना महंगा होता है, खरीद पाएगा नहीं। वैसे अगर देश में ऑयल स्टॉक की बात करें तो 25 दिन का क्रूड ऑयल मौजूद है। 25 दिन के रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद का स्टॉक है। कुल मिलाकर 4000 करोड़ लीटर से ज्यादा क्रूड ऑयल और रिफाइंड प्रोडक्ट्स का भंडार उपलब्ध है। हालांकि ये भी सच है कि ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद ऑयल गैस की सप्लाई पर संकट आया है। ऐसे में ये भी हो सकता है कि एहतियात के तौर पर दाम बढ़ाने का कदम उठाया गया हो, जिससे एलपीजी का रिजर्व बना रहे और सप्लाई में किसी तरह की समस्या न आए, क्योंकि फिलहाल युद्ध थमने के आसार नहीं दिख रहे और अगर युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो देश के साथ दुनिया में ऑयल और गैस का संकट गहरा सकता है। क्या एलपीजी के बाद आपको यह डर सता रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं? चलिए आपका डर हम दूर करते हैं। सरकारी सूत्रों से जो खबर मिली है उसके मुताबिक पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। देश की एनर्जी स्टॉक की स्थिति में सुधार हो रहा है। भारत ने हॉर्मुज के अलावा दूसरे रूट्स पर क्रूड ऑयल का आयात बढ़ा दिया है। पहले इन रूट से 60% क्रूड ऑयल आयात होता था और अब इसे 10% बढ़ाकर 70% कर दिया गया है। और जाहिर सी बात है, यह सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि भारत में पेट्रोल और डीजल की किल्लत ना हो। उधर इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान युद्ध चल रहा है। इधर देश में धर्म युद्ध छिड़ा है। इस धर्म युद्ध के केंद्र में है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। गौ माता की सुरक्षा के नाम पर शंकराचार्य ने एक यात्रा निकाली है जो वाराणसी से शुरू होकर लखनऊ तक जाएगी। शंकराचार्य कह रहे हैं कि गौ माता को बचाने के लिए युद्ध करना पड़ रहा है, लेकिन बात घूम फिरकर 27 के चुनाव पर आ जाती है और इसलिए यह धर्म युद्ध या यूं कहें यह क्लेश योगी वर्सेस अखिलेश का रूप लेता जा रहा है। और हम गौ माता की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं, तो दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ साथ सनातन को ये बदनाम करना था। पूज्य तत्वों के चरणों में सदा प्रणाम करता हूँ और ऐसे राजनीतिक विवादों को उन लोगों को बढ़ावा नहीं देना। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गोरक्षा के नाम पर यात्रा के लिए धर्मनगरी काशी को चुना। वाराणसी में गंगा घाट पर बटुकों के साथ पूजा की और यात्रा का शंखनाद किया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आज गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और इस शंखनाद के साथ आप देखिए यात्रा की शुरुआत हो रही है। और जिस तरह से शंकराचार्य पहले यहाँ पर पहुँचे हैं और सामने ये पालकी आपको हम दिखा रहे हैं, ये पालकी, और इस पालकी पर सवार होने से पहले शंकराचार्य ने गौ माता का पूजन किया है। यहाँ शंकराचार्य यहाँ ये बताना नहीं भूले कि इस यात्रा का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जब रोकेंगे तो रुक जाएंगे विचार करके, ऐसी क्या बात है? क्यों रोकेंगे? सवाल यह है कि क्यों रोकेंगे? क्या इस देश में अपनी माँ की रक्षा करने के लिए आवाज उठाना भी अपराध है कि रोक देंगे हमको? क्यों रोकेंगे? वो पूछेंगे हम उनसे। वाराणसी से विधिवत शुरू हुई यात्रा अगले दिन यानी शनिवार 7 मार्च को जौनपुर पहुंची। जौनपुर में शंकराचार्य ने एक सभा भी की और योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। ऐसा है कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं और जो लोग गाय का काम नहीं करना चाहते वो लोग अपना काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति गायों की तस्करी में संलिप्त पाया गया था, गायों की तस्करी करने के लिए पुलिस को घूस देता पाया गया था, वो व्यक्ति हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है। वो अपना गौ हत्या के लिए जुगाड़ बना रहा है और हम गौ माता की रक्षा के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। वाराणसी और जौनपुर के बाद शंकराचार्य की यात्रा का प्लान जान लीजिए। 8 मार्च को रायबरेली से मोहनलालगंज, लालगंज, अचलगंज होते हुए उन्नाव में रात्रि विश्राम करेंगे। 9 मार्च को बांगरमऊ, बघौली होते हुए नैमिषारण्य में रात्रि विश्राम करेंगे। 10 मार्च को नैमिषारण्य से सिधौली, डौजा होते हुए लखनऊ में रात्रि विश्राम करेंगे। 11 मार्च को शीतलाष्टमी पर दोपहर में लखनऊ में जनसभा करेंगे। 11 मार्च को शंकराचार्य लखनऊ पहुंच रहे हैं। अब देखना होगा कि जब शंकराचार्य यहां पर पहुंचेंगे और यहां से किस तरीके से क्या आह्वान करते हैं,
उनकी जो टीम की तरफ से यहाँ की जो परमिशन के लिए अनुमति है वो डाल दी गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन इस बीच में किस तरीके से क्या रवैया रखता है वो तमाम चीज़ें भी देखनी होंगी। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि शंकराचार्य भगवान आते हैं लखनऊ तो हम उनका खुद स्वागत करने जाएंगे। वाराणसी से शंकराचार्य ने यात्रा की शुरुआत की। जिस वक्त शंकराचार्य वाराणसी में थे उसी वक्त यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी किसी कार्यक्रम के सिलसिले में वाराणसी पहुंचे थे। केशव प्रसाद मौर्य का बयान हमेशा की तरह योगी के बयान से उलट था। गौरक्षा उत्तर प्रदेश में हो रही है। गौ माता को कोई खरोच नहीं पहुंचा सकता है। गौ माता की हम लोग पूजा करते हैं। गौ माता के अंदर करोड़ों करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसे उस विषय पे कोई सवाल की यात्रा पूज्य संतों के चरणों में सदा प्रणाम करता हूँ और ऐसे राजनीतिक विवादों को उन लोगों को बढ़ावा नहीं देना। शंकराचार्य ने जिस धर्म युद्ध का ऐलान किया है वो 2027 के रणनीतिक रण का भी एक कारण बनता जा रहा है। तभी तो अखिलेश यादव शंकराचार्य विवाद के किसी मुद्दे को छोड़ नहीं रहे और योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ साथ शंकराचार्य विचार भी हैं और गाय की सेवा हो ये हम सब चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्हें बदनाम करने के आरोप लगाए हैं पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ साथ सनातन को ये बदनाम करना चाहते हैं। शंकराचार्य और सीएम योगी का टकराव तब ज्यादा बढ़ गया जब योगी ने यह कह दिया कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता। इसके बाद तो पूरी लड़ाई योगी वर्सेस शंकराचार्य हो गई। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।